तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं आज की ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों, अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। अंजू पाकिस्तान में खुश है तो सीमा क्यों नहीं, इसीलिए दे रहे हैं फिल्म में काम, बोले अमित जानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इधर राजस्थान में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर एक टेलर मर्डर स्टोरी फिल्म बन रही है और ये फिल्म कहानी से इतर एक और वजह से इन दिनों चर्चा में है। वहीं पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को भी इस फिल्म में रोल ऑफर हुआ है। और बता दें कि सीमा हैदर अपनी प्रेम सचिन के पास अवैध रूप से 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई थी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि एक टेलर मर्डर स्टोरी फिल्म के निर्माता का कहना है कि जब भारत से गई अंजू पाकिस्तान में खुश है तो सीमा यहाँ क्यों नहीं खुश रह सकती है, इसीलिए उसे काम दे रहे हैं और सीमा को अंडर कवर एजेंट का रोल ऑफर किया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि बीते साल 28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू की रियाज अतारी और मोहम्मद घोष ने बेरहमी से हत्या कर दी थी और उदयपुर के इस बर्बर हत्याकांड ने पूरे देश को हिला रखा था। अब इस वारदात को 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन यह मामला एक बार सुर्खियों में है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना पर फिल्म ए टेलर मर्डर स्टोरी बन रही है, जिसे फायर फॉक्स प्रोडक्शन के अमित जानी तैयार कर रहे हैं। और अजमेर फाइल्स हो या फिर ए टेलर मर्डर स्टोरी, विधानसभा चुनाव के दौरान ही फिल्म लॉन्चिंग को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और साथ ही इस मूवी के फिल्मांकन को लेकर भी सवाल है। वहीं राजस्थान तक से खास बातचीत में फिल्म निर्माता अमित जानी ने कहा कि यह मूवी नवंबर में आ जाएगी और इससे पहले अक्टूबर में इसका ट्रेलर आ जाएगा और इस निर्मम हत्याकांड के बारे में पूरे देश को पता चलना चाहिए कि कैसे हमारा सिस्टम आंख मूंद लेता है। और उन्होंने कहा कि फिल्म कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड पर आधारित है और इस फिल्म के पीछे सियासत नहीं, सत्य आधारित घटना पर फिल्म बनाने में साल भर तो लगता ही है। इसके लिए फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और फिर स्क्रीन प्ले और फिर डायलॉग लिखा गया। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को समझकर ही पटकथा लिखी गई है। और अमित जानी ने कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे मामला देश भूल जाए, लेकिन फिल्मकारों का काम है कि समाज का आईना बने, ऐसी घटना को बताया जाए और साथ ही यह बताया जाए कि इसे राजस्थान या उदयपुर को ही क्यों चुना गया। हमने इसीलिए NIA की चार्जशीट पढ़ी और ट्रायल केस में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और हमने उसे समझते हुए पूरी पटकथा लिख दी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। सरकारी कर्मचारियों की लगने वाली है लॉटरी, DA बढ़ाने पर मोदी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इधर मोदी सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारी DA को लेकर काफ़ी उम्मीद लगाए रखते हैं और अब DA को लेकर अहम जानकारी सामने आई है और मोदी सरकार जल्द ही DA को लेकर अहम ऐलान भी कर सकती है। दरअसल आने वाले दिनों में DA में इजाफा देखने को मिल सकता है और केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी DA सेहत फार्मूले के तहत 3% बढ़ा सकती है। अभी DA में 42% है, वहीं 3% DA को बढ़ाए जाने पर यह 45% हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इधर सरकार की ओर से DA में बढ़ोतरी करने का फैसला किया जाता है। तो इस बीच कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो के जरिए जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है और श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय की एक शाखा है। वहीं सरकार कर्मचारियों को DA का काफ़ी लाभ मिलता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महासचिव C गोपाल मिश्रा ने कहा कि जून 2023 के लिए CPI IW 31 जुलाई 2023 जारी किया गया था और हम महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों, आपको बता दें कि 45% होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व निहितार्थ के साथ DA में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा। वहीं DA बढ़ोतरी तक जुलाई 2023 से प्रभावित होगी और फिलहाल केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है और DA में आखिर में संशोधन 24 मार्च 2023 को किया गया था और यह 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। टमाटर के बाद अब रुलाएगा प्याज, लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों लोग टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान हैं और टमाटर की कीमतें देश के कई इलाकों में 100 रुपये के प्रति किलो से भी ऊपर पहुंच चुका है। कहीं तो टमाटर की कीमत 150 रुपये प्रति किलो के भी पार है। तो लोग टमाटर की बढ़ी कीमतों से अभी संभले हुए नहीं हैं और प्याज की कीमतें बढ़ सकती है। वहीं तंग आपूर्ति के कारण प्याज की कीमत इस माह के आखिर में खुदरा बाजार में बढ़ने की आशंका है और अगले महीने लगभग 60 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुँच सकती है। हालांकि अक्टूबर से खरीफ की आवक शुरू होने पर प्याज की आपूर्ति बेहतर होगी, जिसमें कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इधर एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रबी प्याज के भंडारण और उपयोग की अवधि 1-2 महीने कम होने और इसे साल फरवरी मार्च में घबराहट के कारण बिकने वाली से खुले बाजार में रबी स्टॉक में सितंबर के बजाय अगस्त के अंत तक काफ़ी गिरावट आने की आशंका है। इससे पहले प्याज की खपत में बढ़ोतरी होगी और रिपोर्ट में कहा गया कि अक्टूबर से खरीफ की आवक शुरू होने पर प्याज की आपूर्ति बेहतर होगी, जिससे कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि त्योहारी महीनों में कीमतों में उतार चढ़ाव दूर होने की उम्मीद है और इस साल जनवरी मई के दौरान प्याज की कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी। हालांकि इससे प्याज किसान खरीफ मौसम में बुआई के लिए हतोत्साहित हुए और रिपोर्ट में कहा गया है कि इसको देखते हुए हमारा मानना है कि इस साल रकवा 8% घटेगा और प्याज का खरीफ उत्पादन सालाना आधार पर 5% कम होगा। वहीं वार्षिक उत्पादन 2.9 करोड़ टन होने की उम्मीद है और यह पिछले साल के औसत उत्पादन से 7% अधिक होगी। इसलिए कम खरीफ और रबी उत्पादन के बावजूद इस पर आपूर्ति में बड़ी कमी की संभावना है। हालांकि अगस्त और सितंबर में बारिश प्याज की फसल और उसके विकास को निर्धारित करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, इस तारीख तक टाल दिया लैपटॉप कंप्यूटर के आयात पर अंकुश लगाने का फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल इधर मोदी सरकार की ओर से हाल ही में लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर अंकुश लगाने का फैसला किया गया था। हालांकि अब इस फैसले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल सरकार की ओर से फिलहाल के लिए इस फैसले पर रोक लगा दी गई है और इससे रोक के चलते कुछ महीने तक इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां बाहर से लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट का आयात कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर अंकुश लगाने के फैसले को 31 अक्टूबर तक टाल दिया है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां 3 महीने तक लाइसेंस के बिना इस उपकरण पर आयात कर सकेगी। अब इन कंपनियों को 1 नवंबर से लैपटॉप और कंप्यूटर का आयात करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इधर विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एक आदेश में कहा गया कि 3 नवंबर को जारी अधिसूचना अब 1 नवंबर से प्रभावी होगी और सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि पहले से पारगमन में मौजूद खेप को मंगवाने के कंपनियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। और सरकार ने 1 दिन पहले ही इस उपकरण के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था और यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ये कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। वहीं IT मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि लाइसेंस के आधार पर आयात की मंजूरी देने से केंद्र सरकार इस पर नज़र रख पाएगी और भारत में किस देश में निर्मित लैपटॉप एवं टैबलेट आ रहे हैं, इसे सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस कदम से घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। मणिपुर हिंसा पर बढ़ी CM बीरेन सिंह की मुश्किलें, KPA ने वापस लिया समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इधर मणिपुर से एक बड़ी अपडेट आ रही है कि NDA की सहयोगी पार्टी कुकी पीपुल्स अलायंस ने बीरेन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और राज्यपाल अनसुईया उइके को लिखे एक लेटर में KPA यानी कि कुकी पीपुल्स अलायंस प्रमुख तोंगमांग हाओकिप ने मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी नीत मणिपुर सरकार से संबंध खत्म करने का फैसला किया। आपको बता दें कि बीते 3 महीनों में राज्य में जातीय हिंसा में 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी वजह से KPA प्रमुख काफ़ी दुखी है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि तोंगमांग
हाओ किप ने कहा कि मौजूदा स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करने के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह नीत मणिपुर सरकार के लिए समर्थन जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए मणिपुर सरकार से केपीए अपना समर्थन वापस लेता है और राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में केपीए के 2 विधायक से कुल से KH हांगसिप और सिंघट से चिन लुंगथांग और विधानसभा में भाजपा के 32 सदस्य हैं, जबकि